आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय जब मैं नहाकर निकली। वाचनकर्ता अमित पांडे। महल में ले जाकर केसर ने मुझे छपरखट पर लिटा दिया था। चारों ओर तकिए लगाकर शॉल मेरे अंग पर लपेट मेरे माथे का चुंबन करके धीरे से उसने कहा, अब तू जरा सी झपकी ले ले चंपा, इससे तेरा जी हल्का हो जाएगा। कांसा आने में अभी देर है। मैं तब तक कुंवरी के पास और एक बार हो आती हूं। मुझे वहां देर भी हो जाए तो तू चिंता न करना। आज कुंवरी की सुहागरात है, रंग महल में जलसा होगा, तब मुझे भी चलना होगा। देर तक जागना पड़ेगा, इससे अभी आराम कर लेना अच्छा होगा। इतना कहे और एक बार फिर मेरे मस्तक पर अपना प्रेम चुंबन अंकित कर केसर मेरे शयन कक्ष से बाहर चली गई। मैं अपनी उस सुख सेज पर नर्म नर्म गद्दे और तकियों के कोमल सुख स्पर्श और खिड़कियों तथा पुष्पाधारों में रखे ताजे फूलों के गुलदस्तों की भीनी महक में आनंद दर्शित सी हो आंख बंद कर पड़ गई। कब मुझे गहरी निद्रा ने अपने अंक में समेट लिया, इसका कुछ पता ही न लगा। जब मेरी आंख खुली तब मेरे महल की प्रधान दासी हाथ बांधे आगे आई और हाथ बांधे उसने अर्ज किया, अटाले से लोग कांसा लिए हाजिर हैं, कांसा आरोग्य राज। मेरा जी हल्का था और इस समय भूख भी मुझे लगी थी। मैं उठकर चुपचाप दासी के पीछे पीछे चल दी। दासी ने झारी से पानी लेकर हाथ मुंह धुलवाया, चौकी बिछाई। अटाले के ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति नंगे बदन स्वच्छ जनेऊ पहने विविध खाद्य भोज्यों के लिए आ उपस्थित हुई। उनके आगे आगे एक लंबी चोटी वाला ब्राह्मण गंगा पात्र से जल भूमि पर छिड़कता आ रहा था। मैं चुपचाप चौकी पर बैठ गई। विविध पकवानों के भरे थालों में से परोसगारी आरंभ हुई। बहुत कुछ परोसा गया, पर मैंने खाया बहुत कम। जब मैंने खाने से हाथ खींचा, अटाले के प्रधान ने विनम्र स्वर में कहा, भूल चूक क्षमा हो, रसोई जैसे भली बुरी बनी हाजिर की गई है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बहुत अच्छी रसोई बनी। अटाले के लोग जब चले गए तब मैं फिर शयन कक्ष में आकर सो गई। प्रधान दासी ने पानी से भरा डिब्बा और शीतल जल से भरी चांदी की झारी पलंग के पास चौकी पर रख दी। एक स्वच्छ तौलिया भी मेरे सिराने रख दिया और 2 बीड़ा पान देते हुए विनम्र स्वर में कहा, मैं आपके इस महल की दासी आपकी सेवा में नियुक्त हूं। मेरी सहायता के लिए 4 दासियां और 2 सेवक आप श्री की सेवा में नियुक्त हैं। मेरा नाम कामिनी है। मेरे लिए जो आज्ञा हो वह बजा लाऊं। मैंने हंसकर उसके हाथों से बीड़ा लिया और कहा, कामिनी भाई, अभी मैं आराम करूंगी, मेरे आराम में खलल न करना। केसर जब भी आए उसे यहां भेज देना। अब तुम लोग भी आराम कर सकती हो, अभी तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कामिनी और एक बार कक्ष के चारों ओर देखकर चली गई। जाते समय उसने द्वार के पर्दे को ठीक किया और मैं चुपचाप आंखें बंद किए अपने भाग्य पर विचार करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे कैसे दिन देखने पड़ेंगे, कितना सुख दुख सहन करना होगा। अब तो मेरी आशा की डोर केवल केसर थी, जो सदैव धीर, शांत, स्थिर और कर्तव्य तत्पर रहती थी। केसर कुंवरी के संबंध में बहुत देर तक सोचती रही और फिर एकाएक मेरी विचारधारा अपने अतीत बाल जीवन पर गई। अपनी मां और दाता के प्यार की बहुत बहुत बातें याद करती करती अंत में मैं फिर सो गई। नींद की खुमारी अभी मेरी आंख में भरी थी।
जी मेरा हल्का था, परंतु शरीर निढाल था। पलंग से उठने को मन नहीं होता था। मैं आंखें बंद किए नर्म नरम बिछौने पर तकियों को छाती के नीचे दबाए चुपचाप पड़ी थी। मैं सो नहीं रही थी, पर एक सुखद स्वप्न सा नींद की खुमारी में जैसे मन को पराभूत किए हुए था। कमरे में ताजा फूलों की सुवास भरी थी और एक आनंद की मस्ती से मेरा मन प्रफुल्ल था, पर मैं उठना हिलना डोलना नहीं चाहती थी। चुपचाप आंखें बंद किए तकिए पर छाती का भार डाले पड़ी रहने में मुझे बड़ा आराम मिल रहा था। जब केसर ने आकर कहा, उठ चंपा, दिन ढल गया, तब भी मैंने आंखें नहीं खोली। पर केसर ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। झारी से शीतल जल का गिलास भरकर तनिक मेरा सिर ऊपर उठा, मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए गिलास मेरे होठों से लगा दिया। ओह, कैसी प्यारी थी मेरी केसर। वह मुझे कितना प्यार करती थी। उसने मुझे कितना सहारा दिया। जब याद करती हूं, मेरा रोम रोम केसर की स्मृति में पुलकित हो जाता है। उसके बिछुड़ने से मेरी दुनिया सूनी ही हो गई, और फिर तो सूनी होती ही चली गई। केसर मेरे जीवन का तरल भाग थी। शीतल जल से जैसे मेरे प्राण शीतल हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंठ में डालकर आंखें खोल दी। उसने मेरे कपोल चूमे, फिर स्निग्ध कंठ से कहा, उठ, जरा उपटना लगा दूं, फिर नहाते पोशाक बदलते सांझ हो जाएगी। मैंने कहा, आज अभी उपटना लगाने की क्या बात है, मैं तो अभी और सोना चाहती हूं। आ, तू भी यहीं सो जा। मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया, परंतु तनिक हंसकर उसने कहा, बड़ी मौज में हो रानी जी, पर हमें रंग महल चलना है बाईजी राज की चाकरी में। वहां सुहागरात का जलसा सज रहा है। उठो, अब देखो तो वहां का क्या रंग है। जल्द यहां भी रंग रचाना होगा। उसने भेद भरी नजर से मेरी ओर देखा। मैं सिहर उठी, हाथ मेरे शिथिल हो गए। देर तक केसर के मुंह की ओर देखती रही, फिर उठकर बैठ गई। केसर ने अपने हाथों से मेरे अंग पर सुगंधित उबटना लगाया। दो दासियों ने झटपट गर्म पानी, साबुन, अंगोछा, शैम्पू और दूसरे आवश्यक सामान मेरे स्नानागार में सजा दिए, और मैं फिर उसी सुखद गुनगुने जल से भरे हौज में छपाक से जा पड़ी, जहां मजेदार शाही स्नान का आनंद मैं सुबह इस महल में आते ही ले चुकी थी। इस महल में मेरा यह पहला दिन ही था, और वह भी अभी पूरा बीता नहीं था। पर इसी बीच सुख और आनंद की जो अनुभूति मैं प्राप्त कर चुकी थी, कदाचित दूसरी बहुत स्त्रियां उतने सुख और आनंद को जीवन भर में भी प्राप्त नहीं कर सकती होंगी। बहुत देर तक मैं मछली की भांति जल क्रीड़ा करती रही। भूल गई मैं सारी गत आगत बातों को। मैं खूब ठाठ से नहाई। हौज से निकलकर मैं कद्दे आदम आईने के सामने खड़ी हो गई। तपाए सोने के रंग की मेरी अनावृत देह से मोतियों की लड़ी की भांति झर झर कर पानी की बूंदें संगमरमर के फर्श पर टपक रही थीं। मेरा संपूर्ण जागृत यौवन मुझे ही लुभा रहा था। लटकती मेरी केश राशि से मैं अपना उन्मुख अंग सौष्ठव निहारती रही। मैं ही मेरी दृष्टा थी, दूसरा कौन देखने सराहने वाला था। मेरे नेत्र आनंद से खिल उठे, होंठ गर्व से फूल उठे। मैंने एक अंगड़ाई ली और एक बड़ा सा नर्म तौलिया लापरवाही से अंग पर लपेट लिया। आलस भाव से मैं श्रृंगार कक्ष में आई, जहां केसर दोनों दासियों के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। एक और नया आदमी भी वहां हाजिर था। उज्ज्वल श्यामल वर्ण, कोई 19 वर्ष का उठान भरा तरुण।
भुज दंडों पर मछलियां उभरी हुई, सुडौल नाक नक्शा, पानीदार हरी काली आंखें, सिर पर केसरी पाग, अंग पर सादा मिर्जई, विशाल बक्ष और गहरी सी कमर, तनिक मोटे किंतु सरस होंठ जिसमें मोती की लड़ी के समान उज्ज्वल समदंत पंक्ति। उसने किंचित मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया। यद्यपि बड़े तौलिए से मेरी देह लिपटी हुई थी, तथापि वस्त्र परिधान मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए इस नए पुरुष को देखकर मैं लजा गई। वैसे भी न जाने कहां मन के भीतरी पर्दे में वह अज्ञात तरुण उस प्रथम क्षण में ही घर कर बैठा। प्रणाम का उत्तर तक मुझसे देते न बना। मैंने कुछ लज्जा, कुछ अर्थ भरी दृष्टि से केसर की ओर देखा, परंतु उस तरुण ने करबद्ध हो कहा, मैं किसुन हूं सरकार, दरबार की मर्जी हुई है, यह सिरोपा भेजा है और मैं आज से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब मेरी दृष्टि चौरखी पर रखे वस्त्र आच्छादित थालों पर गई। उसने धीर से आगे बढ़कर उस पर से वस्त्र उठाया। बहुमूल्य पोशाकें थीं, जड़ाऊ जेवर थे, इत्र की शीशियां थीं और भी बहुत से श्रृंगार द्रव्य थे। दरबार से जोड़ा इनाम तो मैं पहले भी पा चुकी थी, मेरे जीवन में भी वे अद्वितीय थे, पर उसकी इस भारी जोड़े से कोई समानता नहीं थी। ये पोशाकें तो बहुत मूल्यवान थीं, उन पर मोती टंक रहे थे और जरी किनारा कारचोबी का काम हो रहा था। सभी पोशाकें जर वक्त और कम खाना की थीं, जो सोने चांदी के तारों से बुनी हुई थीं। मखमली बक्सों में जड़ाऊ जेवर थे, जो सूर्य की अस्तंगत किरणों के मध्यम प्रकाश में जगमग जगमग चमक रहे थे। किसुन ने एक एक करके सब बक्स खोलकर करीने से सजा दिए। मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और कहा, मैं बाहर ड्योढ़ी पर हाजिर हूं, सरकार पोशाक धारण करें, मेरी खिदमत की जरूरत हो तो बुला लें। इतना कहकर हाथ जोड़ प्रणाम करके वह मेरे श्रृंगार कक्ष से बाहर चला गया। मैं भौचक सी, ठगी सी केसर को ताकती रह गई। अब सच ही कह दूं, यह किसुन तो अनजाने ही मेरा मन हर ले गया था। एक ऐसी पीर, ऐसी हूक दे गया था जिसका अभी तक मुझे कुछ भी ज्ञान भान न था। बौखलाई हुई कुर्सी पर मैं धम से बैठ गई। धड़कते हुए दिल को मैंने दोनों हाथों से दबा लिया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय जब मैं नहाकर निकली। वाचनकर्ता अमित पांडे।